किसी को सपना लगे तो किसी को बहती हवा, किसी की बस बातों में करे हर पल यहाँ वहाँ, किसी के सौ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी की बस यादों में करे हर चल सारा जहां। जी आओ मीठी आओ, तू पास है तू दूर है। जी आओ मीठी आओ, तेरे हजारों रूप है, कोई समझा नहीं जो भी है बस खूब है। Find so crazy in love, ti amo, ti amo, tu पास है तू दूर है। ti amo, ti amo, तेरे हजारों रूप है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है कुलप्रीत और आप देख रहे हैं BFC बेसिक फंडे क्लियर, और मैं आपका स्वागत करता हूं म्यूजिक आना में। सोच रहे हो म्यूजिक आना क्या है? इसका मतलब आपने हमारे पुराने एपिसोड्स तो देखे नहीं। ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे पुराने एपिसोड्स देखिए। बट स्टिल मैं बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि म्यूजिक आना है क्या। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे साथ अलग अलग शहरों से बहुत ही प्यारी आवाज़ वाले आर्टिस्ट जुड़ते हैं, जो आपके लिए अपनी रॉ वॉइसेस में अनप्लग वर्जन्स अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स के गाएंगे। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस घंटी को बिना दबाए आपका मोबाइल आपको घंटी नहीं दे पाएगा हमारे किसी भी एपिसोड के बारे में। साथ में लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर मैं आज के गेस्ट की बात करूँ, उनका नाम है साहिल। बेसिकली ही इज़ अ सिंगर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर एंड गिटारिस्ट। तो चलिए मिलते हैं साहिल से एंड सुनते हैं उनकी कहानी। सो सबसे पहले साहिल, वेलकम टू म्यूजिक आना। थैंक यू सो मच। सो साहिल, ये मुझे बताइए, जो आपकी म्यूज़िक की जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी म्यूज़िक की जर्नी सबसे पहले शुरू हुई थी, जो एक शो आता था, आपको याद होगा, रॉ स्टार करके। रॉ स्टार, हाँ बिल्कुल। तो रॉ स्टार में मैंने सबसे पहले दर्शन रावल जी को सुना था। तो उन्होंने सबसे पहले एक गाना गाया था, पहली मोहब्बत, उनका खुद का लिखा हुआ था। मैंने भी वो सुना था, काफ़ी प्यारा सॉन्ग है। हाँ, वो गाना बहुत प्यारा था। तो उसको सुनने के बाद मैंने अपनी सिंगिंग स्टार्ट की थी, और उसको जब मैंने शुरू किया था तो स्टार्टिंग में मैं मतलब सिर्फ गुनगुनाता था, गा नहीं पाता था ऑब्वियसली। पर फिर धीरे धीरे मैंने फिर उसको गाना शुरू किया, और फिर मैंने आगे मतलब उसको बढ़ाया गाने से। क्या बात है। तो अब आपने इतने प्यारे सॉन्ग का नाम ले ही लिया है, तो आगे आपकी म्यूजिकल जर्नी जानने से पहले मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए आप ये गाना एक बार गुनगुना भी दें। एकदम एकदम। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम भी तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम भी तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो, जिसमें तेरी तस्वीर न हो, बेरुत सी है मेरी ये जिंदगी, जिसमें तेरी खुशबू न हो। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। नरे नार नारा नार नार ना, ना
क्या बात है साहिल, आई एम डैम श्योर हमारी ऑडियंस को ये गाना तो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आपकी आवाज़ में। हाँ शायद अच्छा है, उनको अच्छा लगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल लगा होगा। तो साहिल आगे बताइए, कंटिन्यू करिए, क्या आप बता रहे थे? तो उसको मैंने मतलब जब गाया तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं गा नहीं पाता था, स्केल्स नहीं मैच होती थी, मुझे पता भी नहीं था कि स्केल क्या होती है और किस चीज़ से स्टार्ट है। फिर मैंने एक एप्लीकेशन आती थी, आपको याद होगा, स्टार मेकर करके, जहाँ पे कैरियोके सिंगिंग करते थे। हाँ वहाँ पे कैरियोके ट्रैक्स होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे मैंने मतलब ट्रैक्स निकालने स्टार्ट किए बहुत सारे गाने के। फिर मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस किया जितने भी गाने होते थे। अच्छा, वहाँ पे आप गाते थे? हाँ वहाँ पे मैंने बहुत सारे गाने गाए। फिर वहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, वहीं पे सब होता था। फिर प्रैक्टिस करते करते मैं आगे वो सब गाने। तो वो एप्लीकेशन से तो शायद कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती है, मैंने उसके बारे में सुना था। हाँ मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी देता है लाइव ब्रॉडकास्टिंग की। अच्छा, अगर आप लाइव आते हो 1 आवर के लिए और मतलब लोगों को अच्छा लगता है तो वो खुद से आपको मतलब सपोर्ट करते हैं, तो वो आपकी अर्निंग हो जाती है मंथ की। तो आपको याद है आपकी पहली अर्निंग क्या थी? मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग थी 8,000। 8,000 रुपीज़। अरे इट वॉज गुड यार। तो उसके ऊपर भी फॉलोअर्स आपके बनते हैं जैसे इंस्टा पे बनते हैं? उस पे भी बनते हैं, उस एप्लीकेशन पे मेरे उस टाइम पे, अभी तो मैं मतलब डीएक्टिवेट कर दिया हूँ सारे अकाउंट्स उस वहाँ से, बट उस टाइम पे मेरे अप्रॉक्स 50,000 फॉलोअर्स। 50,000 फॉलोअर्स थे, तो फिर क्यों डिलीट कर दिया? फॉलोअर्स सोचते होंगे कहाँ चले गए साहिल। नहीं लाइक वो एप्लीकेशन बहुत चेंज हो गया ना टाइम के हिसाब से, वो अब सिंगिंग एप्लीकेशन कम और डेटिंग एप्लीकेशन ज़्यादा हो गया। तो हाँ ये मैं समझ रहा हूँ, काफ़ी एप्लीकेशन में ऐसा हो जाता है। तो साहिल जैसे आप बता रहे हो कि अभी आपने कहीं सिंगिंग सीखी हुई है? नहीं, मैंने घर ही पे सीखा है जितना भी चीज़ें। अच्छा, घर से। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे सिंगिंग में जाना है आगे, तो पेरेंट्स के साइड से क्या रिएक्शन आया था? पेरेंट्स के साइड से, पेरेंट्स ने तो सीधा मतलब सपोर्ट ही किया है। उन्होंने बोला कि जितना अगर गा पा रहे हो तो आप कोशिश करते रहो, हम क्यों रुकेंगे, आप आगे बढ़ो। पर यह है कि हाँ बाकी लोगों की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म मिला। जैसे लाइक मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना शो परफॉर्म किया था, मेरे को याद है, शो नहीं, स्कूल का एक एनुअल फंक्शन था, तो मेरे को बोला था परफॉर्म करने के लिए। तो वो मैंने जब पहली बार वहाँ पे आतिफ का एक सॉन्ग परफॉर्म किया था, आतिफ सर का। कौन से गाना? पहली नज़र। पहली नज़र में आतिफ जी का बहुत प्यारा गाना है। तो उस गाने में मतलब मैं गाया, बहुत फंबल हुआ और वही स्केल के इश्यूज थे और ट्रैक भी मतलब उस टाइम पे उतने अच्छे आते नहीं थे कैरियोके के, तो थोड़ा इश्यूज हुए और बहुत सारा फिर क्रिटिसिज्म मिला। नॉर्मली फर्स्ट टाइम में होता है कि क्रिटिसिज्म हमें मिल जाता है। हाँ। तो कैसे उस क्रिटिसिज्म को कैसे मैनेज किया? बिकॉज क्या रहता है, जब क्रिटिसिज्म मिलता है तो लोग छोड़ देते हैं वो काम। एक्चुअली बात यह है ना कि क्रिटिसिज्म मिलता है, पर उस टाइम पे मैं गाता था, थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता था घर पे, पर इतनी ऑडियंस के सामने फर्स्ट टाइम गाया था और फंबल भी हुआ था। पर मुझे पता था कि मैं कर लूँगा। अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया है तो उसने कुछ गलत तो नहीं बोला होगा। मुझे लगता है कि अगर सारे लोग बोले हैं तो सही बोले होंगे। तो उस चीज़ पे मैंने वर्क किया धीरे धीरे करके, और अब जाके फिर उस पर काम अभी भी कर ही जाऊँ, ऐसा नहीं है। ये क्वालिटी आर्टिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ उस चीज़ से भागने के बदले कि चलो मैं ये काम छोड़ देता हूँ, आप ये समझो क्यों क्रिटिसाइज हुए हो और उसको और बेटर तरीके से करो, अपने ऊपर वर्क करो और बेटर खुद को बनाओ। तो अब आपको उसी गाने पे क्रिटिसिज्म मिला था, फिर आपने खुद के ऊपर और वर्क किया। हाँ, उसके बाद फिर मैं लग गया उस गाने पे कि लाइक अब तो इस पे करना ही है। ये क्या मतलब जितने गाने हैं सब गाने हैं। तो हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए यही वाला गाना। एकदम बिल्कुल। स्केल जी शार्प। हाँ। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। Baby I love you, baby I love you, oh
शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहते तुझसे चाहते ये दूरियां जीने न दे, हाल तेरा मुझे ना पता, ओ जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ भी जा। Oh baby I love you, baby I love you, I love you so baby I love you. साहिल, आई एम डैम श्योर जिन जिन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया होगा इस गाने के लिए, अभी इस शो की वजह से जब वो गाना ये सुनेंगे तो दोबारा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा आपने गाया, आपका टेक्सचर काफ़ी खूबसूरत है। क्रिटिसाइज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को अगर स्टार्टिंग से सपोर्ट मिल जाता है ना तो वो बहुत आगे जाने का फिर सपना देख पाता है। बट कभी कभी क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आर्टिस्ट ऊपर गए हैं उनको क्रिटिसिज्म मिला है, तभी उन्होंने खुद के ऊपर वर्क किया। अगर सब कुछ गुडी गुडी हो जाए, आपको सब आके बोले आप बहुत अच्छा गाते हो, तो आप खुद के ऊपर वर्क करना छोड़ दोगे। वो ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए इशू क्रिएट कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस इशू है। तो साहिल, मैं जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा कौन से आर्टिस्ट को आप सुनते हो? सबसे ज़्यादा इस टाइम पे तो करंट फेवरेट में आतिफ सर ही हैं। आतिफ असलम सबसे ज़्यादा सुनता हूँ मैं। कौन सा गाना उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट है? आपको याद होगा एक गाना उनका बहुत एवरग्रीन है, मतलब उनके तो वैसे सारे गाने ही एवरग्रीन है। आदत। हाँ, आदत बहुत सुना है। हम लोग भी जब परफॉर्म करते थे अपने कॉलेज टाइम में, तो आदत वाज द सॉन्ग जो सबसे पहले बैंड के साथ परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वी विल थिंक समथिंग एल्स। जल का गाना था, बट उसके बाद जल का डिफरेंट था, एंड जब वो बॉलीवुड में आया था वो डिफरेंट हो गया था। तो आप कौन सा गाने वाले? बॉलीवुड वाला। बॉलीवुड वाला सुनाओगे? चलिए एक बार वो भी सुना दीजिए। ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भरे यहाँ जीना नहीं है, ओ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हे ये जो यादें हैं सभी काटे बुला दो इन्हें, मिटा दो इन्हें। जुदा होके भी अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। बहुत ही खूबसूरत ये वाला गाना आपने गाया है। मतलब पर्सनली मैंने इस गाने को बहुत गाया है, तो आज आपकी आवाज़ में सुन के मुझे बहुत मज़ा आया इस गाने को। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है हमारी ऑडियंस हर बार की तरह गाना सुनते सुनते खो जाती है, तो भाई सब्सक्राइब तो कर लो चैनल को, वरना गाने में तो आप खो जाओगे, बट आगे जितने गाने आएंगे, एपिसोड आएंगे, उसमें कैसे खो पाओगे, क्योंकि वो तो फिर मिलेंगे नहीं आपको। तो सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन बटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लाइक कमेंट शेयर वो तो कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना हमें कैसे मोटिवेशन आएगा, हमें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, इतने प्यारे प्यारे हम जो आर्टिस्ट आपके लिए आते हैं। तो साहिल मैं जानना चाहूँगा अभी आपके ओरिजिनल के बारे में। आप कंपोज़र हो, सॉन्ग राइटर हो, तो सिंगिंग से जर्नी कॉम्पोजिशन एंड लिरिक्स राइटर के साइड कैसे शिफ्ट हुई? मैंने एक आर्टिस्ट को सुना था, मतलब सारे आर्टिस्ट ही उस टाइम पे न्यू सॉन्ग्स निकाले थे, वो बहुत मतलब न्यू था, क्योंकि मैंने सिर्फ बॉलीवुड ही सुना था। और यूट्यूब पे जो न्यू आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट निकालते थे ना, तो उससे मतलब मुझे लगता था कि यार वो लोग सॉन्ग बनाते कैसे हैं। फिर मैंने सारे कॉर्ड्स सीखे, स्केल्स सीखी कि क्या होती हैं, वही ऑनलाइन यूट्यूब पे ही। अच्छा, गिटार पे? हाँ, गिटार पे, कि मतलब स्केल्स क्या होती हैं प्रॉपर, क्योंकि ऐसे तो कैरियोके पे मैं मतलब ट्यून उसी के हिसाब से गाता था, पर फिर मेरे को पता चला कि ऐसे स्केल्स होती हैं, ऐसे करके फिर उस पर हम खुद से अपनी लिरिक्स लिख सकते हैं और अपने हिसाब से गा सकते हैं। तो फिर मैंने वो सॉन्ग लिखा था, और वो सॉन्ग वन साइडेड रिलेशनशिप, वन साइडेड लव के बारे में। अच्छा, वन साइडेड लव की मतलब कोई पसंद आ गया बट वन साइडेड ही रह पर गया। वो वन साइडेड है और आप उसका वेट कर रहे हो हमेशा। अच्छा। और वो चला गया, पर आप वेट कर रहे हो कि आपका वो फ्रेंड था कभी, पर अब वो चला गया, आपके लिए तो फीलिंग्स है, तो आप बस उस गाने में है, वो जो भी है। बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं सुनने के लिए, बट हम नेम रिवील करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, इवन हमारी ऑडियंस में भी बहुत लोग जो सॉन्ग लिखते हैं या कंपोज करते हैं, उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन चलता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको सॉन्ग लिखना चाहिए, लिरिक्स लिखें, या फिर आप कंपोज करो, क्या होता है? सबसे पहले जो मतलब सबके अलग अलग होते हैं, कुछ लोग तो पहले बीट्स चुन लेते हैं, उसके बाद गाना बनाते हैं, कुछ लोग लिरिक्स लिख लेते हैं फिर कहते हैं। मेरे पर्सनल मतलब जो होते हैं मतलब ओरिजिनल्स, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि पहले एक चीज़ सोचता हूँ कि किस चीज़ पे उसको लिखना है उस गाने को, फिर उसकी फर्स्ट लाइन सोचता हूँ, फिर फर्स्ट लाइन के हिसाब से फिर उसकी कॉर्ड्स सोचता हूँ कि क्या मतलब फील क्या आएगी, फिर कॉर्ड्स से मैं उसकी फील बना के फिर उसी के मतलब हिसाब से स्टार्ट करता हूँ। तो मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है कि सबसे पहले आप एक टॉपिक सोच लेते हो या एक सिचुएशन सोच लेते हो कि ये सिचुएशन है, इसके ऊपर मुझे गाना लिखना है, फिर आप गिटार के साथ गुनगुनाते हो, समवॉट कॉर्ड सेट करते हो कि किस फील में वो सॉन्ग को, सॉफ्ट फील में जाना है या सैड में जाना है या किस तरीके से जाना है, फिर उसके बाद आप लिरिक्स लिखते जाते हो, फर्स्ट लाइन लिखते हो, फिर उसको सेट करते हो, धीरे धीरे इसी प्रोसेस के ऊपर चलता है। इसी प्रोसेस के ऊपर फिर वो बनता चला जाता है। अगर आपने 2-3 लाइन लिखनी ना, तो फिर वो बनता चला जाता है। तो कॉम्पोजिशन का क्या रहता है? आपको सीखना चाहिए जाके एज अ पर्सन, मतलब एज अ म्यूजिशियन कॉम्पोजिशन सीखनी चाहिए, या फिर इट्स समथिंग जो खुद से आपके फील के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग निकल के आता है बाहर? मेरे हिसाब से कंपोजिशन और सिंगिंग एकदम सेम ही है। जैसे किसी किसी को मतलब गॉड गिफ्टेड होती है और किसी किसी को सीखना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है। मैंने अनु जैन जी को सुना था, वो स्टार्टिंग में मतलब बहुत अच्छा नहीं गाते थे, पर उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करते करते वो खुद से लिखे भी और खुद से गाए भी। तो वो खुद से होता है कि कभी कभी मतलब आपके दिल में कुछ होता है, आप उसको लिख देते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बस गा रहे हो और फिर भी नहीं हो रहा। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की लाइफ काफ़ी टफ हो जाती है, बिकॉज आपको खुद ही लिखना है, खुद ही म्यूजिक बनानी है, सब कुछ खुद करना है। कुछ लोग को सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, कुछ लोग को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, एंड मैक्सिमम लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। मेरे को भी मतलब हर चीज़ में सपोर्ट था, पर मतलब खुद के सॉन्ग्स और उस सब में आपको पता है कि बहुत अच्छा खासा लंबा एक्सपेंसिव हो जाता है प्रोसेस वो। तो फिर वही है कि फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब्स भी की हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर अर्न करके मैंने मतलब घर से कुछ भी पैसे वैसे नहीं लेता था, क्योंकि ये मेरा शौक था और मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि इसको खुद से ही परस्यू करना है आगे। एज क्या है अभी आपकी? एज मेरी 20 मतलब 20 की एज में आपने सॉन्ग लिखना भी शुरू कर दिया, कंपोज भी किया, और उसको रिलीज करने के लिए आपने पार्ट टाइम जॉब भी की। एंड फिर वहाँ से जो पैसा आया? जॉब तो मैंने 18 से ही स्टार्ट कर दी। अच्छा, 18 से म्यूजिक के लिए? हाँ, क्योंकि फिर उसी के हिसाब से फिर इंस्ट्रूमेंट लेने हैं। गिटार मेरे पास अभी 3 गिटार्स हैं, फिर ऐसे तो मतलब धीरे धीरे करके इंस्ट्रूमेंट्स रख रहे हैं और फिर उस पर गाना है, तो उसी हिसाब से। सीधी सी चीज़ है, अगर आपका सपना है तो भाई उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब जैसे साहिल की ही आप स्टोरी सुन के देख सकते हो कि 18 साल की उम्र से ही उन्होंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें अपनी म्यूज़िक को आगे बढ़ाना था। उन्हें मालूम है कि पैसा तो बहुत लगने वाला है, कब तक पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, कब तक कहाँ से सपोर्ट आएगा, खुद तो कुछ करना पड़ेगा। मोस्टली क्या रहता है साहिल, लोग म्यूज़िक इस चक्कर में भी छोड़ देते हैं कि
कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, मैं क्या करूँ? अब यही होता है, मैंने देखा है मेरे दोस्तों को भी जिन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया है, वो खाली इसलिए छोड़ दिया है कि पापा से बोलते हैं गिटार दिला दो, पापा से बोलते हैं कीबोर्ड दिला दो। तो लाइक एक फादर होते हैं, वो घर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब करते हैं ना, तो उनसे हर चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन रखना, मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अगर आप खुद को बोले तो बंद कर दें। एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आपको अपने लिए तो भाई काम करना अगर पड़ेगा। आप दुनिया से मतलब नहीं रख रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, तो आप घर वालों से भी थोड़ा मतलब अपने फ़ायदे के लिए तो हट ही सकते हो ना। हट ही सकते हो, बिल्कुल। सो साहिल, बातें तो बहुत सारी हो गई। अभी मुझे मालूम है मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा, हमारी ऑडियंस बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जानने के लिए आपके सॉन्ग का नाम। सॉन्ग का नाम है तेरे लिए। तेरे लिए। तेरे लिए। तो तेरे लिए की कहानी है वन साइडेड लव। हाँ। तो चलिए अब हमारी ऑडियंस का इंतज़ार ख़त्म करते हैं एंड सुनते हैं तेरे लिए। एकदम। जी शायद। वो आँखों की बातें, वो नींदों बिन रातें, ये ज़माना फरेबी हुआ। वो नम सी सांसें, ये नम है आँखें, क्यों ना है तू अब भी मेरे पास में। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं यहाँ हूँ खड़ा, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। रब से मांगूं दुआ, सिर्फ तेरे लिए। फिर जो मुझे तू कहीं ना दिखे, मैं खुदा से तुझे छीन लूं, मांग लूं साया तेरा, खुद से है क्यों खफा, ये भी चाहे कि तू लौट आ ना सता। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं यहाँ हूँ खड़ा, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं यहाँ हूँ खड़ा, सिर्फ तेरे लिए। क्या बात है साहिल, ये तो मतलब बहुत ही खूबसूरत है। जितने भी यहाँ पे दिल जले आशिक होंगे जिन्होंने कभी किसी से प्यार किया होगा बट शायद वो स्टोरी वन साइडेड रह गई, तो इससे ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे। सो अगर आपको आज के हमारे एपिसोड में मज़ा आया एंड इसी तरीके के आप और भी सॉन्ग सुनना चाहते हो तो हमारे पिछले एपिसोड्स को देखिए, वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनने को मिलेगा। बाकी आप साहिल को भी फॉलो कर सकते हो। जी एकदम। साहिल, आप अपना यूट्यूब चैनल चाहो तो बता दो। मेरा आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम है acoustic_sahil 0319। साथ में हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन नेक्स्ट आर्टिस्ट आने वाला है। साथ में BTS भी तो बहुत ज़रूरी है, बिहाइंड द सीन्स। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी बहुत ही प्यारी सी आवाज़ वाले आर्टिस्ट के साथ, रॉ आर्टिस्ट के साथ। टिल देन, कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ।